जय हिंद दोस्तों, ज्ञान विधि के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। सबसे पहले आप सबको इस नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये वर्ष आपके जीवन में अपार सफलताएं और खुशियां लेकर के आए। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि हम पिछले अध्याय में पिछले टॉपिक में ये पढ़ चुके हैं कि कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका की खोज किसने की थी, उसमें भी जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, मृत कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, मानव में सबसे बड़ी सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, सबसे अधिक पुनरुद्भवन की क्षमता किस कोशिका में होती है, सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता या रीजनरेशन की क्षमता जो है किस में कम होती है, इत्यादि। इन सब के बारे में जो है हम पिछले क्लास में बहुत ही विस्तृत ढंग से अच्छे ढंग से पढ़ चुके हैं। तो इतने दिनों से हम जिस सेल के बारे में, जिस कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं, वो कोशिका क्या होती है इसके बारे में तो जान चुके हैं, लेकिन कोशिका होती कैसी है, उसकी संरचना क्या होती है, इसके बारे में आज का हमारा ये टॉपिक है। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे, कोशिका का चित्र बना हुआ है, तो इस कोशिका के बारे में हम समझेंगे कि कोशिका क्या होती है। ठीक है, तो कोशिका में सबसे पहले हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा सेल मेम्ब्रेन। क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जिसको हम हिंदी में कोशिका झिल्ली कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, समझते हैं कोशिका झिल्ली क्या है। जब आप या हम किसी दुकान पर जाते हैं, ठीक है, तो कई सारा सामान खरीदते हैं, तो दुकानदार क्या करता है, उन सामान को एक प्लास्टिक के थैले में डाल देता है। प्लास्टिक के थैले में किस लिए डालता है? ताकि हमारा जो सामान है वो सुरक्षित रहे, सामान बिखरे नहीं, गिरे नहीं। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये जो कोशिका होती है, तो कोशिका के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स होते हैं, कोशिकांग होते हैं। ठीक है, तो वो उससे बाहर न जाएं, उसके अंदर ही सुरक्षित रहें, इसीलिए कोशिका झिल्ली एक परत होती है। क्या होती है? एक परत होती है। ठीक है, इस परत को ही हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। कोशिका झिल्ली जो है कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है, जिसको हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अब देखिए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। इससे क्या होता है कि इसके अंदर जो भी कोशिकांग है वो सुरक्षित रहते हैं, इससे बाहर नहीं जाते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन बना किसका होता है? बना होता है प्रोटीन का। सेल मेम्ब्रेन का कार्य क्या होता है? कार्य क्या होता है कि इसके अंदर के जो भी छोटे छोटे अंग हैं वो सुरक्षित रहें। ठीक है, अब समझिए एक और एग्जाम्पल के सहायता से कि यदि हम कोई ऐसा सामान ले लेते हैं, ठीक है, जो जैसे हमको ये डाउट रहता हो कि ये प्लास्टिक जो है फट जाएगी, ये थैला जो है फट जाएगा, तो क्या करते हैं, एक थैला तो पहले से लगा रहता है, एक और थैला मांग करके हम लगा लेते हैं उसमें, या उसको डबल कर लेते हैं, या दुकानदार खुद उसको जो है डबल कर देता है। कोई ऐसा हम भारी चीज़ खरीदते हैं, चाहे कोई ऐसा चीज़ खरीदते हैं, तो दुकानदार क्या करता है कि एक और थैला डाल देता है, जिससे क्या होता है, हमारे सामान की प्रोटेक्शन और बढ़ जाती है। ठीक है, तो सामान की प्रोटेक्शन बढ़ जाती है, उस पर डबल लेयर चढ़ जाता है। तो ये जो डबल लेयर होता है, ठीक है, इस डबल लेयर को हम कहते हैं सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल। और सेल वॉल को हम हिंदी में कहते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? कोशिका भित्ति केवल पेड़ पौधों में, केवल पौधों में। ठीक है, कोशिका भित्ति केवल पेड़ पौधों में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली भी होती है, ऐसा नहीं है कि पेड़ पौधों में केवल सेल वाल ही होती है, उनमें भी कोशिका झिल्ली होती है, लेकिन इनमें सेल वाल भी होती है, एक अलग से लेयर होती है। और ये जो कोशिका झिल्ली होती है केवल जंतुओं की कोशिकाओं में होती है, उनमें सेल वाल नहीं पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब जो है कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कोशिका के अंदर भी, तो कोशिका के बाहरी परत की बात हो गई, कोशिका के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जो कोशिकांग हैं, जो छोटे छोटे अंग हैं, ठीक है,
तो उनमें सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है, उनमें सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल के बारे में अभी हम देखें तो सेल वॉल जो बना होता है वो बना होता है सेल्यूलोज का। किसका? सेल्यूलोज का। ठीक है, सेल वॉल सेल्यूलोज का बना होता है। जिस प्रकार से कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन की बनी होती है, उसी प्रकार सेल वॉल जो है सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोशिका बनी हुई है, कोशिका के अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स हैं, तो उसमें सबसे पहला हमारा पॉइंट रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया का। एक हम फिर से यहाँ पे सेल बनाएंगे और जितने भी ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे उनको जो है हम यहाँ पे उनके नाम के पहले लेटर से डिनोट करते चलेंगे ताकि हमको समझने में आसानी हो और सबका जो है कार्य आसानी से समझ में आए। तो सबसे हमारा पहला पॉइंट इसमें आएगा, कोशिका के अंदर का जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आएगा माइटोकॉन्ड्रिया का। किसका? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम हिंदी में बोलते हैं सूत्रकणिका। ठीक है, सूत्रकणिका। तो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है? कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया उसका कार्य क्या है हम जानेंगे। जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने में क्या करते हैं? सांस लेते हैं तो कई गैसों को अपने अंदर हम ग्रहण कर लेते हैं। हवा में जो जो गैसें हैं सबको अपने अंदर ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जितनी भी गैसें हैं। तो होता क्या है कि हमारा फेफड़ा क्या करता है? हमारा फेफड़ा समझदार होता है, फेफड़ा को पता होता है कि किस गैस को रोकना है, किस गैस को अंदर भेजना है। बाकी सबको बैठा के रखता है, तुम लोग बैठो, हमको केवल आदेश किसको है? ऑक्सीजन को आदेश है, वो केवल अंदर जा सकता है। तो ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन अंदर जाता है, और ऑक्सीजन अंदर जाता है तो किसके माध्यम से जाता है? हो जाता है ब्लड के माध्यम से। ठीक है, तो ब्लड में भी किसके द्वारा? ब्लड में हीमोग्लोबिन के द्वारा। हीमोग्लोबिन क्या करता है? उस ऑक्सीजन को शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाता है। जैसा कि आप जान चुके हैं कि हमारा शरीर जो है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, तो जितनी भी कोशिकाएं होती हैं सब में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, सब में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है? श्वसन करना। ठीक है, इसका काम होता है कोशिकीय श्वसन करना, यानी कोशिका में श्वसन कराना। ठीक है, कोशिका के अंदर श्वसन कराना इसका कार्य होता है। तो जब हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को लेकर के माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? उस ऑक्सीजन को ले लेता है, और ऑक्सीजन को लेने के बाद क्या करता है? ऑक्सीजन को वो ले लेता है। तो ऑक्सीजन को लेता है तो इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया देख रहे हैं इसके अंदर एक साइकिल चलता है, उसका नाम है क्रेब्स साइकिल। क्या नाम है? क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल इसका नाम क्यों है? क्योंकि इसको क्रेब्स नाम के वैज्ञानिक ने खोजा था। ठीक है, ये जो साइकिल चलता है उसको क्रेब्स नाम के एक वैज्ञानिक ने खोजा था, इसलिए इसका नाम जो है क्रेब्स साइकिल है। अब क्रेब्स साइकिल चलता है तो क्या होता है? क्रेब्स साइकिल के चलने से 38 एटीपी का निर्माण होता है। किसका? 38 एटीपी का निर्माण होता है, और 38 एटीपी के निर्माण होने से यहाँ पर एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 38 एटीपी का निर्माण हो जाने से बनता है एक ग्लूकोज। क्या बनता है? एक ग्लूकोज। और जब ये एक ग्लूकोज बन जाता है तो उससे हमारे शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, यानी कोशिका को ऊर्जा मिलती है। और जब कोशिका को ऊर्जा मिलती है तो लाजमी है हमारे पूरे शरीर को ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि प्रत्येक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन को लेता है जिसके अंदर क्रेब्स साइकिल चलता है, और क्रेब्स साइकिल से 38 एटीपी का निर्माण होता है, उससे एक ग्लूकोज का निर्माण होता है, और जब ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है तो ऊर्जा हमको मिल जाती है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य होता है कोशिकीय श्वसन करना। ठीक है, कोशिकीय श्वसन करना, और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल, या कोशिका का शक्तिगृह। कोशिका का शक्तिगृह। दोस्तों, एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन जो है पेपर में पूछा जाता है कि
सेल का पावर हाउस किसे कहते हैं या कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं? तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है? कोशिका के अंदर श्वसन कराना। इतना तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो है गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम गोल्जिकाय कहते हैं। ठीक है, तो गोल्जिकाय का कार्य देखते हैं क्या होता है। हमारा दूसरा पॉइंट आएगा गोल्जी बॉडीज। पहला हम समझ चुके हैं, दूसरा देखते हैं गोल्जी एपरेटस और गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडीज। तो गोल्जी इसका नाम क्यों है? क्योंकि इसकी खोज कैमिलो गोल्जी नाम के वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, इसकी खोज जो है गोल्जी नाम के वैज्ञानिक ने किया था। और इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है ऊर्जा का स्थानांतरण करना या परिवहन करना। ठीक है, ऊर्जा का स्थानांतरण करना या ऊर्जा का परिवहन करना। अब समझिए क्या होता है ऊर्जा का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पे क्या होता है, जैसे जब हम कोई कार्य कर रहे होते हैं तो उस कार्य में सबसे अधिक उपयोग होने वाला हमारा जो अंग होता है उसको जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्योंकि हमारे शरीर में ऐसा तो नहीं है कि हर जगह एक ही बराबर ऊर्जा की आवश्यकता हो, ऐसा नहीं है। जिस समय हम कोई कार्य कर रहे होते हैं और उसमें हमारा जो अंग कार्य कर रहा होता है उसमें ऊर्जा की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। जैसे जब हम रनिंग कर रहे हो तो रनिंग करते समय हमारे पैरों को जो है सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो क्या करता है, यदि ऊर्जा का स्थानांतरण न हो तो क्या होगा, उसमें जो पैर में जितनी ऊर्जा है वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगी। ठीक है, हम हथौड़ा से पीट रहे हो कुछ, तो उससे क्या होगा, हमारे हाथ में जितनी ऊर्जा होगी वो जल्दी ही खत्म हो जाएगी। तो इससे क्या होता है, जो गोल्जी बॉडी होता है वो कोशिका के अंदर जो ऊर्जा बनी रहती है जो माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, उसको क्या करता है, वो पूरे मतलब शरीर में जो अंग कार्य कर रहा होता है वहाँ पे ऊर्जा को पहुँचाता है, ऊर्जा को इकट्ठा करके लाता है और उस अंग तक पहुँचाता है। ठीक है, ये होता है गोल्जी बॉडीज का कार्य। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वो है हमारा तीसरा पॉइंट, जिसको हम कहते हैं वैक्यूल्स। क्या कहते हैं, वैक्यूल्स। और वैक्यूल्स को हिंदी में हम रसधानी कहते हैं। क्या कहते हैं, रसधानी। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, हमारा जो शरीर होता है, हमारे शरीर का जितना वजन है उसका 65% वाटर होता है। ठीक है, और वाटर हमारे शरीर के अंदर कैसे जाता है, पानी जो है हमारे शरीर के अंदर कई माध्यम से जाता है। एक तो डायरेक्टली हम पानी पीते हैं और कुछ जो है इनडायरेक्टली, जो भी हम भोजन करते हैं भोजन के माध्यम से पानी हमारे अंदर जाता है। जैसे कि चावल हो गया, चावल भी पानी से ही बनता है। रोटी हो गया, रोटी भी पानी से बनता है, यानी पानी उसमें मिलाया जाता है आटे में, आटा को गूँथा जाता है तभी तो रोटी बनती है, तो उसमें भी पानी की मात्रा होती है। दाल हो गई, सब्जी हो गई, सब में पानी की आवश्यकता पड़ती है बनाने के लिए। ठीक है, तो सब में जो है कि पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो पानी जो है जब हमारे शरीर में जाता है तो बताइए क्या होता है, पानी हमारे शरीर में केवल एक ही जगह स्टोर होता है। अगर एक ही जगह स्टोर हो जाए, मान लीजिए पेट में स्टोर हो जाए, तो हम जब कोई कार्य करेंगे तो भी हिले डुलेगा, चले फिरेंगे तो भी जिधर जाएंगे उधर लटक जाएगा। ठीक है, इसलिए पानी को स्टोर करने की आवश्यकता पड़ती है। तो पानी स्टोर कहाँ होता है, समझिए उस बात को। देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लीजिए, एक कोई प्लास्टिक हो, क्या हो, प्लास्टिक का एक थैला हो, प्लास्टिक का थैला हो। अब इसमें आप 1 गिलास पानी डाल दीजिए, क्या होगा, 1 गिलास पानी डालिए। अब प्लास्टिक को बांध करके आप सीधा छोड़िए, क्या वो प्लास्टिक जो है सीधा खड़ा रहेगा, नहीं खड़ा रहेगा। पानी जिधर जाएगा, जिधर ढलान पाएगा पानी उधर ही जाके इकट्ठा हो जाएगा और प्लास्टिक वैसे ही झुक जाएगा। यदि ऐसा ही होता तो हमारा शरीर भी वैसे ही झुक जाता, जिधर पानी इकट्ठा होता, जिधर ढलान पड़ता, हमारा शरीर वैसे ही झुक जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। अब क्या करिए कि इसी प्लास्टिक के अंदर आप बालू भर लीजिए। क्या करिए, बालू भर लीजिए, रेत डाल लीजिए, पूरा इसको भर लीजिए। किससे,
बालू से। अब जब बालू से भर लेंगे और उसमें पानी डालेंगे तो क्या होगा? प्लास्टिक इधर उधर हिले डुलेगा, लटक जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो पूरा बालू भरा हुआ है, इस प्लास्टिक के अंदर जो रेत भरा हुआ है, उसके जो महीन महीन कण हैं, रेत के जो महीन महीन कण हैं, क्या करेंगे? उस पानी को अवशोषित कर लेंगे, अपने अंदर स्टोर कर लेंगे, जिससे क्या होगा? जो प्लास्टिक है वो अपने यथा स्थिति में, यानी जैसे खड़ा है वो वैसे ही खड़ा रहेगा। ठीक है। उसी प्रकार से हमारा शरीर जो है, जानते हैं कि कोशिकाओं से मिलकर के बना है। हमारा पूरा जो शरीर है, हमारा जो पूरा शरीर है, समझिए ऐसे ही, हमारा जो पूरा शरीर है, पूरे शरीर में कोशिकाएं हैं। हमारा पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना है। और जब हम पानी अपने अंदर लेते हैं, पानी को जब अपने अंदर हम लेते हैं तो प्रत्येक कोशिकाएं में वैक्यूल्स होते हैं, प्रत्येक कोशिकाओं में वैक्यूल्स होते हैं। और वैक्यूल्स क्या करते हैं? उस पानी को अपने अंदर स्टोर करके जो है रखते हैं। ठीक है। कोशिकाओं में जो वैक्यूल्स होते हैं, जितना भी हम पानी ग्रहण करते हैं, ठीक है, उन पानी को क्या करते हैं? अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं, जिससे जो हमारा बैलेंस है, जो हमारे शरीर का बैलेंस है, वो क्या रहता है? संतुलित रहता है। ठीक है। तो वैक्यूल्स का काम क्या हो गया? वैक्यूल्स का काम हो गया पानी को इकट्ठा करके रखना। ठीक है। या पानी का भंडारण करना। ठीक है। वैक्यूल्स को हम हिंदी में रसधानी कहते हैं। हमारे शरीर में 65% ऑफ बॉडी वेट होता है, 65% वाटर ऑफ बॉडी वेट, यानी जो शरीर का वजन होता है उसका जो है कि 65% जो है कि पानी रहता है। ठीक है दोस्तों। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है सेंट्रोसोम्स। क्या आता है? सेंट्रोसोम्स। अब सेंट्रोसोम्स का कार्य क्या होता है? देखिए, सेंट्रोसोम्स 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 का कार्य होता है कोशिकीय विभाजन। कोशिकीय विभाजन, या जिसे हम सेल डिवीजन भी कहते हैं। सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन क्या है? क्या कोशिकाएं टूट करके दो भागों में बढ़ जाती हैं? ऐसा नहीं होता है। जिस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है, जिस प्रकार से कोई जीव अपने जैसे नए जीव को जन्म देता है, ठीक है, वो भी एक कोशिकीय विभाजन का ही अंग है। उसी प्रकार से जो कोशिकीय विभाजन होता है, ठीक ना। तो कोशिकीय विभाजन में क्या होता है? मान लीजिए इस कोशिका के अंदर कोई एक अंग जो है कार्य करना बंद कर दिया, वो खराब हो गया, निष्क्रिय हो गया, फंक्शन नहीं कर रहा है, तो क्या करता है? सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन करता है। क्या करता है? कोशिका विभाजन करता है। कोशिका विभाजन करने का यह मतलब है कि उस जैसे नए अंग को फिर से वो बना देता है। ठीक है। तो सेंट्रोसोम का कार्य क्या होता है? कोशिका विभाजन करना है। कोशिका के अंदर जो भी अंग खराब हो चुका है उसको फिर से उसका जैसा नया बना देना, यही इसका कार्य होता है। ठीक है। तो जैसा कि हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि सबसे अधिक जो है सेल डिवीजन कहाँ होता है? सबसे अधिक कोशिका में जो है पुनरुद्भवन की क्षमता किस अंग में होती है? तो होता है यकृत में। किस में? यकृत में। पिछले क्लास में हम पढ़े हैं सबसे अधिक होता है यकृत, जिसको हम लीवर कहते हैं। ठीक है। यदि लीवर में कोई टूट फूट हो जाए तो उसकी जो कोशिकाएं होती हैं बहुत ही तीव्र गति से खुद को जो है कि सही कर लेती हैं, क्योंकि वहाँ पे सेंट्रोसोम्स अधिक तीव्र गति से कार्य करते हैं। सेंट्रोसोम्स वहाँ पे अधिक होते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों में भी सेंट्रोसोम्स की मात्रा अधिक होती है। ठीक है। तो उनके घाव जल्दी भर जाते हैं, और जिन व्यक्ति में सेंट्रोसोम्स की मात्रा कम होती है उनके घाव बहुत ही देरी से भरते हैं। यही कारण होता है। ठीक है। अब हमने पढ़ा कि सबसे अधिक पुनरुद्भवन की क्षमता किस अंग में होती है? तो यकृत में। और सबसे कम किस में होता है? सबसे कम होता है न्यूरॉन में। ठीक है। सबसे कम होता है न्यूरॉन में। न्यूरॉन कहाँ पे होता है? जो मस्तिष्क की कोशिकाएं होती हैं उसको हम न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है। तो न्यूरॉन में सेल डिवीजन नहीं होता है। न्यूरॉन में सेल डिवीजन नहीं होता है, इसीलिए न्यूरॉन पे चोट लग जाए, किसी को मस्तिष्क पे चोट लग जाती है तो क्या होता है? वो आदमी वैसे ही मर जाता है, या वो पागल हो जाता है, शक्त विक्षिप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ उसकी कोशिकाएं जो है सेंट्रोसोम्स उसमें होता नहीं है, सेंट्रोसोम्स होता नहीं है, ये कोशिकीय विभाजन होता नहीं है, इस वजह से वो टूट फूट की मरम्मत नहीं कर पाती हैं। ठीक है। आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि वो जो उसको जो है कि जैसे
ये न्यूरॉन हो गया। न्यूरॉन में कोशिका विभाजन होता नहीं है। न्यूरॉन पे यदि किसी को चोट लग जाए, मस्तिष्क पे चोट लग जाए तो क्या होता है, वो आदमी ऐसे ही पागल हो जाता है। क्योंकि जो न्यूरॉन में कोशिकाएं होती हैं वो 90% कोशिकाएं न्यूरॉन की सेल से ही बनी होती हैं और 10% जो है ग्लियल सेल से, किससे, ग्लियल सेल की बनी होती हैं। तो सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता इसीलिए होती है न्यूरॉन में, क्योंकि ये जो ग्लियल सेल है इसमें तो होगा नहीं, है न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन में होता नहीं है, ग्लियल सेल में ही जो कि कोशिका विभाजन होता है। तो इसी में यदि कोशिका विभाजन हो जाता है तो आदमी को क्या होता है, ब्रेन में ट्यूमर हो जाता है। ठीक है, कभी किसी का आपने सुना नहीं होगा कि उसको ब्रेन कैंसर हुआ हो, क्योंकि ब्रेन में कैंसर होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कोशिका विभाजन नहीं होता है, ब्रेन ट्यूमर होता है। ठीक है, और जब ब्रेन ट्यूमर हो जाता है तो आदमी वैसे ही मर जाता है कि जो ग्लियल सेल होता है इसी में कोशिका विभाजन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये हो गया सेंट्रोसोम्स की बात। अब जो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा राइबोसोम। नहीं, उसके पहले हम देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या देखेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य देखिए, समझिए बात को। यदि मान लीजिए कोई घर हो और उसके पिलर ही ना हो तो क्या होगा? उसकी छत टिकेगी? नहीं टिकेगी। क्यों? क्योंकि उसको टिकने के लिए सपोर्ट चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं में यदि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा तो क्या होगा? कोशिकाएं हमारी पुचक जाएंगी। ठीक है, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? कोशिकाओं को पचकने से बचाता है। ठीक है, कोशिकाओं को पचकने से बचाता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या होता है समझिए। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है। पहला तो इसका कार्य क्या है कि वो कोशिकाओं को पिचकने से बचाता है। ठीक है, इसीलिए हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका का आंतरिक कंकाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक कंकाल कहते हैं कोशिका का। तो एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसा कि आप सेल वाले चित्र में देख भी रहे होंगे, कोशिका का जो चित्र उसमें देख भी रहे होंगे, देखिए ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स आपको डॉट दिख रहे होंगे। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इस पर छोटे छोटे पॉइंट जो चिपके रहते हैं। ठीक है, तो स्मूथ से जैसा कि आपको पता चली गया होगा, आप जानते ही होंगे, स्मूथ का मतलब होता है चिकना। क्या होता है? चिकना या मुलायम। तो ये जो रफ स्मूथ वाला भाग होता है वो किसका निर्माण करता है? फैट का निर्माण करता है। किसका? फैट का। और फैट को हम हिंदी में वसा या चर्बी कहते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर जो फैट, जो वसा जिसका निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है। अब ये जो रफ सरफेस वाला भाग होता है ये किसका निर्माण करता है? ये निर्माण करता है प्रोटीन का। किसका? प्रोटीन का। वास्तव में देखा जाए तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन का निर्माण नहीं करता है, वो करता है राइबोसोम। कौन करता है? राइबोसोम। देखिए राइबोसोम को समझते हैं। राइबोसोम, ठीक है, इसके अंदर आप देख रहे होंगे ये जो पॉइंट छोटे छोटे काले काले वाले बिंदु दिख रहे हैं, ठीक है, ये राइबोसोम। तो राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना। प्रोटीन का निर्माण करना। ये हमारे शरीर के कोशिकाओं के अंदर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, यही जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चिपके रहते हैं और इसी के वजह से जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है प्रोटीन का निर्माण करता है। और वास्तव में जो प्रोटीन का निर्माण करता है कौन करता है? राइबोसोम्स करता है, क्योंकि राइबोसोम्स ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चिपके रहते हैं, कुछ अलग भी रहते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन का निर्माण कैसे करते हैं? देखिए, ये प्रोटीन जो वास्तव में होता है वो क्या होता है? वो होता है अमीनो एसिड।
अमीनो एसिड होता है। ठीक है, जो ये प्रोटीन होता है वो वास्तव में अमीनो एसिड होता है और उसी अमीनो एसिड का निर्माण कौन करता है? राइबोसोम्स करता है। ये हमने 10 + 10 = 20 अमीनो एसिड लिखा है। हमने ऐसा क्यों लिखा है? हम इसको चाहते तो डायरेक्ट 20 अमीनो एसिड भी लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन इसका लिखने का कारण क्या है? देखिए, ये जो 10 अमीनो एसिड होता है वो ऑलरेडी हमारे शरीर में पहले से होता है। ठीक है, ये ऑलरेडी हमारे शरीर में पहले से होता है, लेकिन यही जो 10 होता है, ये जो 10 होता है, इसी की हमारे शरीर में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, जिसको हम किसके माध्यम से प्राप्त करते हैं? भोजन के माध्यम से। अच्छे डाइट लेने से हमको इस प्रोटीन की पूर्ति हो जाती है, भोजन के माध्यम से। ठीक है, ये जो 10 होता है इसी को हम भोजन के माध्यम से प्राप्त करते हैं और यही 10 और 10 मिलकर के 20 अमीनो एसिड बनता है और 20 अमीनो एसिड से क्या होता है? एक प्रोटीन बनता है। क्या होता है? एक प्रोटीन बनता है और ये एक जो प्रोटीन होता है उससे हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। इस प्रोटीन का 3 काम होता है। प्रोटीन का हमारे शरीर के अंदर जो है कि 3 काम होता है। चलिए देखते हैं। प्रोटीन का 3 काम होता है। प्रोटीन का पहला काम शरीर की वृद्धि के लिए बहुत ही जरूरी है। जिसके अंदर प्रोटीन की कमी होती है, जिसके शरीर के अंदर प्रोटीन की मात्रा कम होती है, उसके शरीर का विकास सही से नहीं हो पाता है। ठीक है, इसीलिए जो प्रोटीन होता है हमारे शरीर की वृद्धि में बहुत ही अति आवश्यक होता है। दूसरा, शरीर में जो भी टूट फूट हुआ है, जो भी घाव हुआ है, उसको भरने में सहायता करता है। ठीक है, मेंटेनेंस के लिए। किसके लिए? मेंटेनेंस, या जिसको हम मरम्मत कहते हैं, मरम्मत के लिए आवश्यक होता है। तीसरा, इस प्रोटीन से ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर जब बाकी सब ऊर्जा समाप्त हो जाती है, जो फैट की ऊर्जा होती है, कार्बोहाइड्रेट की ऊर्जा होती है, जब समाप्त हो जाती है तो अंत में जो ऊर्जा हमें प्रदान करता है, ठीक है, जब सब कुछ एकदम वो सब उनकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी, वो सब अपना कार्य करते करते थक जाएंगे, तो जो प्रोटीन होता है यही हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। जब हम 10-12 दिनों से भूखे हो, कुछ भी ना मिला खाने को और ऊर्जा समाप्त हो गई, तो अंत में जो ऊर्जा देता रहता है वो कौन होता है? वो प्रोटीन होता है। ठीक है, तो प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? राइबोसोम करता है। और इसी वजह से राइबोसोम को क्या कहते हैं हम? प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, या कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री। क्या चीज? कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया राइबोसोम। हमने क्या क्या देखा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन का कार्य करता है, कोशिका के अंदर कोशिकीय श्वसन। गोल्जी क्या करता है? वो जो ऊर्जा बनाता है, उसके द्वारा जो ऊर्जा बनती है वो शरीर में जिस भाग में, शरीर के जिस अंग में जरूरत है ऊर्जा की, ऊर्जा का ट्रांसपोर्टेशन करता है। वैक्यूल्स पानी को स्टोर करके रखता है। पूरे शरीर में जितनी कोशिकाएं हैं उसके अंदर पानी को स्टोर करके रखता है। सेंट्रोसोम क्या करता है? सेंट्रोसोम जो है कोशिका के अंदर जो भी अंग है खराब हो चुके हैं उनको जो है फिर से रीजनरेट करने का काम करता है, उनको फिर से बनाने का काम करता है, जिसको हम कोशिकीय विभाजन कहते हैं। उसके बाद आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? कोशिका को पचकने से बचाता है, इसीलिए इसको आंतरिक कंकाल कहते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा लाइसोसोम। क्या होगा? लाइसोसोम। लाइसोसोम और लाइसोसोम का काम क्या होता है? सबसे पहले लाइसोसोम के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो देखिए, लाइसोसोम के अंदर एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरा होता है, ये होता है लाइसोसोम। देखिए ये है पॉइंट वाले जो ब्लैक कलर से है, ये लाइसोसोम है। तो लाइसोसोम के अंदर एक एंजाइम भरा होता है। यदि इस कोशिका के अंदर कोई अंग जो है कार्य नहीं कर रहा, यदि इस कोशिका के अंदर कोई अंग कार्य नहीं कर रहा, वो निष्क्रिय हो चुका हो, ठीक है, तो लाइसोसोम क्या करता है? अपने अंदर से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को छिड़क देता है
उस अंग पे छिड़कते हैं और उस अंग का जो है समापन हो जाता है, वो अंग खत्म हो जाता है। तो ये निष्क्रिय अंगों को खत्म करने के लिए लाइसोसोम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छिड़कता है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो है न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस का काम क्या है? देखिए, न्यूक्लियस का काम क्या है? न्यूक्लियस को हम केंद्रक कहते हैं। ठीक है, केंद्रक। और केंद्रक जो है क्या करता है? सबको कमांड देता है। क्या करता है? कमांड देता है। कोशिका के अंदर जितने भी अंग हैं सबको काम करने के लिए कौन कहता है? केंद्रक कहता है। और केंद्रक की खोज किसने किया था? तो इसकी खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, इसकी खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अब देखिए, ये जो है न्यूक्लियस सबका मालिक होता है। यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस सबका मालिक होता है। सबको कहेगा माइटोकॉन्ड्रिया तुम अपना जो है कि ऊर्जा बनाओ, ऑक्सीजन को कोशिकीय शोषण करो। सेंट्रोसोम को कहेगा तुम जो है कोशिकीय विभाजन करो। वैक्यूल्स को कहेगा तुम अपना पानी का स्टोर करना शुरू करो, पानी स्टोर करके रखा करो। अब इनमें से यदि कोई बात इसका नहीं सुनता है, इनमें से यदि कोई केंद्रक का बात को नहीं सुनता है, तो क्या करता है? वो जाता है, बुलाता है इसको, लाइसोसोम को बुलाता है, कहता है लाइसोसोम बेटा सुनो, ये जो है हमारी बात नहीं मान रहा है, तुम इसको खत्म कर दो, मार दो। लाइसोसोम जाएगा, अपना हाइड्रोलाइटिक ये एंजाइम छिड़क देगा, वो काम खत्म। अब जब वो खत्म हो गया तो इसका काम कौन करेगा? तो इसके लिए फिर क्या करता है केंद्रक? केंद्रक बुलाता है सेंट्रोसोम को, सुनो 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 इधर आओ सेंट्रोसोम, देखो उनको मैंने खत्म करवा दिया, उनके जैसे तुम फिर से एक नया जो है कि रीजनरेट करो। क्योंकि उसका काम ही है कोशिकीय विभाजन करना, यानी कि रिप्रोडक्शन टाइप का करना, रीजनरेट करना। कोई एक अंग खत्म हो गया तो उसको फिर से रीजनरेट कर देना। तो सेंट्रोसोम उसके जैसा फिर से बना देता है। ठीक है, तो लाइसोसोम का कार्य हो गया निष्क्रिय अंगों को खत्म करना। और केंद्रक क्या क्या करता है? केंद्रक जो है सबको कमांड देता है। केंद्रक की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है, अब देखिए, अब समझिए कि एक कोशिका के अंदर इतने सारे अंग हैं, इतने सारे अंग हैं, और उसमें लाइसोसोम जैसा खतरनाक व्यक्ति बैठा हुआ है कि यदि ये अपना एंजाइम सब पे छिड़क दे, चाहे वो खुद फट जाए, तो क्या होगा? कोशिका पूरी नष्ट हो जाएगी। और जब पूरी कोशिका नष्ट हो जाएगी तो उससे पूरा व्यक्ति जो है समाप्त हो जाएगा। तो इसके लिए भगवान ने क्या किया? जैसे आप समझिए, उदाहरण के तौर पर पहले एक लोटा लीजिए, लोटा में जो है कि सिक्का डालिए, उसमें 4-5 सिक्का डालिए और लोटे को हिलाइए। क्या होगा? सिक्का जो पूरा खनकेगा, सिक्का पूरा खनकेगा। तो समझिए कि कोशिका में ऐसे सारे अंग घूम रहे हैं और हम कोई कार्य कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो क्या होगा? कोशिकाओं में जितने अंग हैं सब कोशिका के अंदर सब आपस में टकरा जाएंगे, सब आपस में लड़ेंगे। तो जब टकराएंगे तो उसमें अगर लाइसोसोम गलती से फट गया तो क्या होगा? पूरी कोशिका ही नष्ट हो जाएगी। इस वजह से भगवान ने क्या किया? भगवान को जो है सब कुछ पता है, उन्होंने जो भी बनाया है बहुत ही सही बनाया है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? इस कोशिका के अंदर एक द्रव भर दिया, एक द्रव्य भर दिया, एक गाढ़ा द्रव्य भर दिया, जिस द्रव्य को हम क्या कहते हैं? सीटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? सीटोप्लाज्म। और सीटोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। सीटोप्लाज्म को कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है, अब वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च किया कि ये जो गाढ़ा द्रव्य है ये किस लिए है। तो उन्होंने इस गाढ़े द्रव्य को निकाल लिया, किसी माध्यम से कोशिका से बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि जो कोशिका के अंदर जितने अंग हैं वो सब सूख करके मर गए। उसके बावजूद भी उन्होंने क्या देखा कि जो केंद्रक है, केंद्रक वैसे ही सर्वाइव कर रहा था, वैसे ही जीवित था। उन्होंने सोचा भाई क्या रीजन है, तो उन्होंने चेक किया तो इसके अंदर भी एक द्रव्य था, और उस द्रव्य को हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म को हम बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य। तो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर भी एक अपना द्रव्य था जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, और इन्हीं का नाम मिला करके वैज्ञानिकों ने क्या कर दिया? ओवरऑल इनका नाम जो है कर दिया प्रोटोप्लाज्म। क्या कर दिया? प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म को हम हिंदी में कहते हैं जीव द्रव्य। जैसे अभी हमने लोटे का उदाहरण दिया था, यदि लोटे में हम सिक्का डाल करके हिलाएंगे तो हिलेगा, खनकेगा, लड़ेगा आपस में। लेकिन यदि उसी में हम क्या डाल दें? लोटे में शहद डाल दें और फिर सिक्का को डालें और फिर हिलाएं तो क्या होगा? लड़ेगा? नहीं लड़ेगा। तो वैसे ही जीव द्रव्य जो है कि बहुत ही गाढ़ा पदार्थ होता है, जो कोशिकाओं के अंदर जो अंग है उनको लड़ने से आपस में बचाता है। ठीक है, तो जो जीव द्रव्य है, वैज्ञानिकों ने देखा कि जो जीव द्रव्य है कोशिका के लिए बहुत ही
अत्यधिक आवश्यक है। ठीक है, जिससे कोशिका जीवित रहेगी। जब कोशिका जीवित रहेगी तो जिसके अंदर एक कोशिका है वो भी जीवित रहेगा। यदि इसके अंदर का कोशिका द्रव्य खत्म हो जाए तो कोशिका नष्ट हो जाएगी और उससे उस जीवधारी की, उस जीव की समाप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो केंद्रक के बारे में जान चुके। केंद्रक जो सबको कमांड देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो आज का क्लास रहा है यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास हमारा अच्छा लगा हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने पे एक बात ध्यान दें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो जो है आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।